मैं राकेश कुमार झा, भैया जी गजब चैनल पे। आज हमारे साथ एक बेहतरीन शख्सियत हैं, माननीय श्री पंकज चौधरी। पंकज चौधरी 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, एक तेज़ तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं जो पूरे राजस्थान और पूरे देश में जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी सफलता की जो किताब है स्वयं लिखी है और लगातार बच्चों के साथ रहते आए हैं, मोटिवेशनल टॉक्स करते आ रहे हैं। इन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी हैं। आज हमारे दर्शकों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि इनके साथ जो बातचीत हम करेंगे उसमें जानेंगे कि इनके टिप्स क्या हैं, यूपीएससी से लेकर बाकी के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से उनके अप्रोच होने चाहिए, किस तरीके से किताबों का चयन होना चाहिए, किस तरीके से कोचिंग्स का सिलेक्शन होना चाहिए, क्या स्थान महत्वपूर्ण है या व्यक्ति महत्वपूर्ण है, कोई चर्चा किस प्रकार से हो, किस तरीके से लोग उसको समझेंगे। बहुत सारे ऐसे डब्लू हैं, विच, वाई, व्हाट, व्हेन है, वेयर है, जिसका जवाब हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। आज हमारे दर्शकों के लिए एक बेहतरीन अवसर है इन सवालात को जानने के लिए। माननीय श्री पंकज सर, आपको भैया जी गजब चैनल पर स्वागत है। और हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि एक आप वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं और आपने पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर एक मिसाइल कायम की है जो बच्चों को मोटिवेट करती है कि सर से हम डायरेक्ट मिलें, उनसे जानें। तो आप अपना जो एक अनुभव रहा है बचपन से लेके और तैयारी के काल तक, किस तरीके से तैयारी शुरू हो, किस काल में शुरू हो और किस प्रकार से शुरू हो, उससे हम शुरुआत करते हैं डिस्कशन का। उसके बारे में आप ज़रा विस्तार से बताएं सर पंकज सर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपने एक बीड़ा उठाया है कि नए बच्चों को कैसे हम जागरूक करें, अवेयर करें, उनको सही दिशा मिले सिविल सेवा के लिए। तो मेरा तो एक थोड़ा सा अलग मत है। और सिविल सेवा के लिए जैसे आपने अभी डब्लू का जिक्र किया जो है, उस डब्लू को ही मैं हिंदी में कन्वर्ट करके मैं रखना चाहूँगा कि क्यों, कब, कैसे, कितना, कहाँ। यानी जो 5 ये जो वाई और वैन आप इसको काउंट करें तो जो सबसे पहले है वाई। वाई का मतलब है कि हम सिविल सेवा ही क्यों में जाना चाहते हैं, अर्थात सिविल सेवा में जाने के लिए हमारे को प्रेरणा कहाँ से मिली जो। क्योंकि ये जो प्रश्न है, मुझे लगता है कि किसी भी यूथ के लिए, किसी भी छात्र के लिए जो सिविल सेवा में जाना चाहता है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समाज का जो दबाव है, माता पिता का दबाव है, या कह ली एक चकाचौंध है कि दुनिया है, उसको देख के उनको लगता है कि मुझे ये बनना चाहिए। तो वो भले डिसाइड करना पड़ेगा जो, अगर वो क्यों क्लियर है तो उसके बाद आता है कब, यानी कि मुझे कब तैयारी करना चाहिए। तो सीधी सी बात है, कब करने के लिए ऑलरेडी यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी होता है। उसमें बहुत ही सहज शब्दों में लिखा होता है कि कब प्री होगा, कब मेंस होगा, कब इंटरव्यू होगा, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, ऑप्शनल क्या ले सकते हैं। उसके बाद जो मेंस है तो मेंस में जो है जो लेखन शैली है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके अलावा जो सिलेबस में आप देखेंगे तो उसमें आपके हिंदी है, इंग्लिश है और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इंटरव्यू पार्ट है तो व्यक्तित्व का जो परीक्षण होता है वो यूपीएससी का एक अलग लेवल का होता है। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि जो रुचि वाले बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो प्री मेंस और इंटरव्यू को अलग अलग ना देखें, उसकी एक साथ तैयारी करें, जो है समग्र तैयारी करें। ऐसा नहीं होता कि आपने प्री कर लिया उसके बाद फिर इंटरव्यू अलग टुकड़े में कर रहे हैं, इंटरव्यू अलग टुकड़ों में, ऐसा नहीं होता है। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है बच्चों के बीच में, अगर इनके बीच भी है। सबको एक साथ लेके चलना है। इंटरव्यू की तैयारी कोई एक दिन में नहीं होती है, वो बचपन से आप इसको जीते हैं जो। और लेखन शैली जो है आपकी अच्छी है तो उसको और अच्छा बनाना है तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्री जो होता है वो डेफिनेटली बात होती है कि वो स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। स्क्रीनिंग प्रोसेस का मतलब हो गया कि सपोज़ हम लोग के समय तो बच्चे जो है करीब 5-6 लाख बच्चे बैठते थे। अब जैसा कि अब नए आंकड़े जो आ रहे हैं उसमें ये निकल के आ रहा है कि बच्चे अब 12 से 14 लाख बच्चे बढ़ रहे हैं, यानी वो दुगने हो गए जो। और मेंस में भी जो है संख्या उसी के अनुपात में मेंस बच्चे दे रहे हैं। और इंटरव्यू में भी बच्चों को जो कॉल आ रहा है उसमें ये ज़रूर बात है कि वैकेंसीज़ जो है वो पहले बच्चे कम आते थे, लेकिन कंपैरेटिव
लेकिन वैकेंसी रहती थी, लेकिन अभी भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर गई है। अब सपोज़ मान लीजिए कि पहले से दुगने बच्चे बैठ रहे हैं, तो वैकेंसी दुगनी नहीं हुई है, वो 1000 के आसपास है। तो डेफिनेटली बात है कि कंपटीशन थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है। जब कंपटीशन मजबूत हो गया तो जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 2 तरह के बच्चे हो सकते हैं। एक तो ये है कि जिनका कि एक बैकग्राउंड हो, जिनके फादर मदर या परिवार में कोई हो, तो उनके लिए आसान है जो है, वो रास्तों पे चले हुए हैं, देखा हुआ है उनका रास्ता, तो उनके लिए ज़्यादा झिझक नहीं है जो है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, उनको पता है कि ये करने से हम वहाँ पे जा सकते हैं जो है। लेकिन वो बच्चे जो ग्रामीण परिवेश के हैं, जिनके परिवार में कोई दूर दूर तक आईएएस आईपीएस नहीं है, उनके लिए बहुत टफ बात है जो। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मुझे याद है कि मेरे परिवार में पिछले 50 साल में कोई आईएएस आईपीएस नहीं रहा, और मैं इकलौता आईपीएस अपने समुदाय से बना हूँ, तो हमारे लिए टफ काम था। लेकिन ये है कि अब चूँकि मैं हो गया हूँ तो मैं बता सकता हूँ जो है, मैं उस रास्ते को शेयर कर सकता हूँ। और चूँकि मैं जिन आपके चैनल के माध्यम से जिन बच्चों को मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ, तो उनका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि जो बच्चे जिनके परिवार में पेरेंट्स या जो भी रिश्तेदार में आईएएस आईपीएस नहीं रहे, उनके लिए थोड़ा टफ काम है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। हम लोग के समय ये सब चीज़ें असंभव लगती थी। हमारे माता पिता, हमारे परिवार के लोग ये मानते थे कि आईएएस आईपीएस इतना आसान चीज़ नहीं है, ये तो बहुत देवी कृपा से चीज़ें होती हैं। लेकिन ठीक है, ईश्वर का आशीर्वाद रहा और हम लोगों ने मेहनत की तो हम लोग को सफलता मिला, देर सवेर सफलता मिला जो है। तो हम कह सकते हैं कि आप मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से, जज्बे के साथ अगर कोई चीज़ करते हैं तो ईश्वर आपको मौका देता है। अब रही बात कब की, तो कब आपको वो यूपीएससी के सिलेबस से क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्यों डिस्कस कर लिया, कब डिस्कस कर लिया, क्यों, कब, कैसे। अब कैसे के लिए तो मैं इतना कहूँगा कि मेरा जो मानना है कि वो बहुत कम बुक्स पे आपको जाना चाहिए। किताबों का भंडार आपको नहीं खड़ा करना है, आपको एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, आप बेसिक्स बुक्स पे फोकस कीजिए। आप एक किताब को 100 बार पढ़िए, बजाय 100 किताब को एक बार पढ़ने के, उससे बेटर है कि एक ही किताब को 100 बार पढ़िए और उसको बार बार पढ़िए, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो एनसीईआरटी इसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। क्लास 6 से 12 की एनसीईआरटी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। आप न्यूज़पेपर में संपादकीय, जो अच्छे न्यूज़पेपर हैं उनकी संपादकीय को देखिए। और मैं यहाँ पे फिर डिवाइड करूँगा हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बच्चे। जो बच्चे इंग्लिश माध्यम के हैं उनके लिए ये माना जा सकता है कि उनके लिए मटेरियल अच्छे अवेलेबल हैं और उनके लिए रास्ता आसान इसलिए है क्योंकि जो रिजल्ट का ओरिएंटेशन है, जो इस प्रकार का रिजल्ट आ रहा है, तो इसमें ये माना जा रहा है कि इंग्लिश माध्यम के बच्चों का परसेंटेज लगभग 90% है, 95% है। तो अब हिंदी माध्यम के बच्चे जिनका अनुपात काफ़ी ज़्यादा है, तो वो 10% बच्चे, तो उनके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो हिंदी माध्यम है, इंग्लिश माध्यम है, बच्चे को उसी माध्यम से देना चाहिए जिस माध्यम में वो कंफर्टेबल फील करता है, जो जिसमें वो अपनी अभिव्यक्ति दर्ज कर सकता है। चाहे वो मेंस लिख रहा हो, चाहे वो इंटरव्यू में अपनी बातों को रख रहा हो, क्योंकि बनावटी रूप से आप 1-2 साल के अंदर कोई आप बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते जो है, और उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता जो है। ये मैंने खुद महसूस किया। जो वही करिए जो आपका जीवन जिसमें आपने जिया है। जो हाँ, इतना ज़रूर है कि इंग्लिश माध्यम, अगर हिंदी माध्यम आपका है तो इंग्लिश आपको इतनी आनी चाहिए जिसमें कि आप लिख सकें, पढ़ सकें, आप कम्युनिकेट कर सकें। जो इसके अलावा क्यों, कब, कैसे के अलावा कितना का मतलब ऐसा है कि आप, ये भी मिथक बहुत विचलित करता है कि बच्चे सोचते हैं कि हम 24 घंटे पढ़ेंगे तभी। ऐसा नहीं है। 24 घंटे में पढ़ने वाला बच्चा कभी पास नहीं होता। जो आपका जो ब्रेन है, आपके जो तार्किक क्षमता है, वो पर डे भी अगर आप किसी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यूअस, तो मुझे लगता है कि 8 घंटे की पढ़ाई मोर देन इनफ है। जो अगर आप मन से पढ़ते हैं, जो 8 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते आप, अगर मन से पढ़ते हैं। और नहीं तो अगर वैसे मन से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप 24 घंटे भी पढ़िए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो तो बच्चों को ये दिमाग से निकाल लेना चाहिए कि मैं 24 घंटे पढ़ूंगा तभी होगा, ऐसा नहीं है। जो दूसरा चीज़ ये है कि जिस वर्ष आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिस बार लगता है कि मुझे इस बार मैं सीरियस हूँ, तो उस साल आपको पूरी मेहनत के साथ अपना समय जो है संतुलित करते हुए और अच्छी तरीके से समय का सदुपयोग करते हुए उस एग्ज़ाम को देना चाहिए, प्री मेंस और इंटरव्यू को। और वो जो चैनल है, ये जो प्रक्रिया है, उसको पूरा करना चाहिए। जो है
अगर पहले अटैम्प्ट में आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो निराश नहीं होना है, अगला अटैम्प्ट लीजिए जो। अगर आपको गैप लेने की जरूरत है तो गैप भी ले लीजिए, लेकिन मैदान में तभी उतरिए जब आपको लगे कि इस साल मैं इस एग्ज़ाम को दूंगा और मैं अच्छी रैंक ले जाऊंगा जो, तो उस साल आप दीजिए, आपका डेफिनेट होगा। लेकिन एक दो प्रयास में अगर आपको नहीं होता है तो निराश नहीं होना है, आपको लगातार लगे रहना। यूपीएससी यही सिखाता भी है कि जो बच्चे लगातार लगे रहते हैं उनको सफलता मिलती है। जो लास्ट सेगमेंट है वो है कहाँ, वेयर। ये मैं इसके लिए भी कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आपको दिल्ली ही भागना है। आज का जो देखेंगे, जिस प्रकार का नेटवर्क, जिस प्रकार का इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, अब चीज़ें आपको जहाँ भी हो, चाहे आप मधुबनी में हो, चाहे आप रोहतास में बैठे हों, चाहे आप मथुरा बैठे हों, चाहे आप कोच्चि बैठे हों, चाहे कन्याकुमारी बैठे हों, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में आप सिक्किम में हों, है ना, या फिर आप जम्मू बैठे हों, कहीं भी किसी भी स्टेट में बैठे हों, ये मैटर नहीं करता कि आप दिल्ली जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मैटर ये करता है जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पे आप किस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं जो है, क्योंकि मटेरियल हर जगह है जो है। आज का जो आधुनिक युग है उसमें मटेरियल जो आज दिल्ली में है वो देश के सभी कोने में है जो है। इनफैक्ट वो अंडमान निकोबार में भी है, और वो लक्षद्वीप पे भी आपको मैटर मिल जाएगा जो है। वो मैटर आपको जो है पौंडीचेरी भी मिल जाएगा, वो मैटर आपको जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगा जो। तो ये मत सोचिए कि आपको दिल्ली आना है जो। तो मैटर आपके पास है, समय आपके पास है, गाइडेंस आपके पास है। ज़रूरी नहीं कि गाइडेंस के लिए आपको, आज ऑनलाइन का ज़माना है, आपको इंटरनेट पे आप चाहेंगे तो आपके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो है, लेकिन वो बच्चे को तय करना पड़ेगा कि मुझे इंटरनेट से लेना क्या है जो है। इंटरनेट अपने आप में एक समुद्र है जो है। समुद्र में रत्न भी है, समुद्र में जहरीले जीव जंतु भी हैं। तो आपको तय करना है कि मुझे जहरीले जीव जंतु लेना वहाँ से या मुझे रत्न निकालने हैं जो। तो अगर आपको रत्न निकालने का तरीका पता है तो वो आपको हेल्प करेगा जो। तो जब ये आप 5 बातों का जब आपने ध्यान दिया तो मुझे लगता है कि बच्चे के लिए फिर एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट क्लियर है और बहुत बड़ा अच्छा रास्ता बन जाता है कि मेरा क्यों क्लियर है, मेरा कब क्लियर है, मेरा कैसे क्लियर है, मुझे कितना क्लियर है और कहाँ क्लियर है। तो ये 5 बिंदु जब क्लियर हो गए तो मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। और मैं बच्चों को आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि मेरा आर्टिकल जो है क्यों, कब, कैसे, कितना, कहाँ, उसको आप लोग स्टडी कीजिए। आप ही जैसे बच्चों के लिए हमने ये आर्टिकल लिखा था 2015 में, जब मेरी दिल्ली पोस्टिंग थी तो बहुत से बच्चे मेरे पास आया करते थे ग्रामीण परिवेश से और बहुत चिंतित होते थे। तो मुझे लगा कि मैं ऐसे फिजिकली तो मैं कुछ बच्चों से मिल सकता हूँ, लेकिन मैं कोई आर्टिकल में लिख दूंगा तो ऐसे लाखों बच्चे उससे लाभ मिलेगा। तो वो आर्टिकल मैंने बहुत मन से लिखा था और मुझे याद है कि वो आर्टिकल बहुत लोगों ने, बच्चों ने पसंद किया और उस आर्टिकल के से लोगों को लाभ भी मिला है, बच्चों को लाभ भी मिला है। तो आप जो भी इस चैनल के माध्यम से बच्चे देख रहे हैं, वो मेरा आर्टिकल चाहे वो मेरे फेसबुक से या ट्विटर से या मेरे इंस्टाग्राम से कहीं भी है, वो मैंने शेयर कर रखा है, पब्लिक डोमेन में है वो। आप उसको पढ़िए, सीरियसली पढ़िए। जो बातें मैं आपसे 3-4 घंटे डिस्कशन में आपसे बताऊंगा, वो बातें मैंने ऑलरेडी इसमें गागर में सागर भरा हुआ है, अपने अनुभव के आधार पर भरा हुआ है। और उसका आप अगर अक्षरशः पालन करेंगे तो मुझे लगता है आपको और कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, ना पूछने की ज़रूरत है। जो आप उस गागर में सागर रूपी उस 2 पेजेस को आप कंठस्थ कर लीजिए, उसको अच्छे से विवेचना करिए, उस पर चलेंगे तो आपको बहुत आसानी से आप इस सिविल सेवा को क्रैक कर पाएंगे। पंकज सर ने काफ़ी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताया है कि किस तरीके से, कहाँ और किस प्रकार से तैयारी हो। निश्चित रूप से जो बच्चों के लिए ये गागर में सागर का काम करेगा। इसके अतिरिक्त सर से हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि जब बच्चे तैयारी के मूड में होते हैं तो किस प्रकार से किताबों का चयन करना, इंटरनेट के माध्यम से चयन करना, स्थानों का चयन करना, बाकी सभी चीज़ों को इन्होंने विस्तार से बताया है। सबसे बड़ी दिक्कत एक जो है राइटिंग स्किल को लेके है, किस तरह से राइटिंग स्किल बढ़े। जब बच्चे काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं, उनके पास कई सारे मटेरियल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, गाइडेंस, मार्गदर्शन मिलता है, तो उसके बाद दिक्कत आती है कि कम शब्दों में कैसे लिखें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चैलेंज है, एक बहुत बड़ा टफ काम है। इसमें हम सर का राय जानेंगे और साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि राइटिंग स्किल के साथ साथ
जो पर्सनालिटी का, सर ने जैसा कहा है कि पर्सनालिटी भी एक पार्ट है, शुरू से ही तैयारी के दरमियान में पीटी मेंस इंटरव्यू की तैयारी के साथ साथ होनी चाहिए। तो दोनों एस्पेक्ट को सर से हम जानते हैं कि राइटिंग स्किल कैसे बढ़ाई जाए, जो आपकी लेखन शैली है और आपके व्यक्तित्व को जो परीक्षण किया जाएगा अंत में, उस पर किस तरीके से समग्रता से तैयारी की जाए। तो पंकज सर आप बताएं कि राइटिंग स्किल को लेके एक दुविधा बनी रहती है बच्चों के बीच कि वो किस तरीके से अपना कम शब्दों में अधिक से अधिक लिखें। देखिए, ऐसे कोई दुविधा होती नहीं है। ये तो जो लाखों बच्चे बैठते हैं उसमें जो बच्चे सीरियस होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि मेरे लिए एक तो क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है, जिस पेपर का मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ उसमें लास्ट 10 ईयर्स की क्वेश्चन पेपर आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको सिलेबस जो है बहुत कंठस्थ याद होना चाहिए कि मुझे किस सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे जो। और जिस बच्चे को सिलेबस और पेपर का आइडिया लग गया और उसको ये समझ में आ गया कि मुझे जो लिखना है वो लिखना ऐसा होना चाहिए कि उसको कम से कम ये समझ में आए कि वो प्रभावी हो। अगर हम 50 वर्ड्स में कोई बात लिख रहे हैं, अगर हम 200 वर्ड्स में लिख रहे हैं, 500 वर्ड्स में लिख रहे हैं, या हम 1500 वर्ड्स में लिख रहे हैं, हम निबंध लिख रहे हैं, तो हमारा जो लेखन शैली हो वो बहुत ही कैजुअल ना हो, बहुत वेग ना हो, वो खुद को पसंद आना चाहिए। साथ में आप अपने जो टीचर हैं उनको जब दिखाएं तो वो आपकी गलतियों को निकालें, उसमें ये बताएं कि जो आपने लेखन शैली है उसमें कहाँ कमियां आ रही हैं। राइटिंग एक रोल प्ले करता है, साफ़ सुथरा लिखना एक अच्छा संदेश जाता है। जो टीचर कॉपी जांचता है वो अगर आप साफ़ सुथरा लिखें तो उस पर प्रेशर कम आता है, वो आसानी से चेक करता है। दूसरी चीज़, आपको ने अगर शब्दों का रिपीटेशन नहीं किया है, आपने प्रभावी शब्दों का यूज़ किया है, प्रभावी वाक्य क्या यूज़ किया है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आप अगर हज़ारों बच्चे एक ही तरह का उत्तर दे रहे हैं तो ये मान के चलिए कि उन बच्चों को फ़ायदा होगा जो बच्चे कुछ उत्तर अलग लिखते हैं, जो बच्चे अपने आंसर में चार्ट, डायग्राम, मैप का बराबर यूज़ करते हैं और उसको बजाय लिखने के चार्ट्स और मैप्स के ज़रिए प्रदर्शित करते हैं, तो वो एग्जामिनर के लिए भी आसान रहता है। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं। लेखन क्रिया, लेखन शैली वो लगातार प्रैक्टिस से अच्छी होती है, उसमें कहने से कुछ नहीं होगा। आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, लगातार लिखिए, एक ही प्रश्न को 100 बार लिखिए, उसको चेक कराइए। जब आपको लगे कि ये परफेक्ट है उसके बाद आप आगे बढ़िए जो है। तो ये मेहनत का काम है। व्यक्तित्व परीक्षण आपका एक दिन में होता नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही आपको वहाँ पे बताना है अपने आप को, और ये बताना है कि मैं क्यों सिविल सेवा में आना चाहता था। तो यहाँ पे अब इंटरव्यू का प्रश्न नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया क्यों क्लियर है, तो इंटरव्यू भी क्लियर है, इंटरव्यू का प्रश्न भी क्लियर है, राइट। तो ये जो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं और इसको बच्चों को अक्षरशः पालन करना है, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी मेहनत से इस सफलता को पाया है। और हम लोगों ने वैसी जगह से पाया है जहाँ से कि कोई संभावना नहीं थी। इनफैक्ट कि हमारे आसपास के लोग, हमारे परिवार के लोग, किसी को ये उम्मीद नहीं थी। तो हम लोग उस परिवेश से जब निकल के आए हैं तो ये महसूस कर सकते हैं कि वैसे बच्चे जिनको ज़्यादा मौके मिलते हैं, जिनके पास अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, इकोनॉमिकल सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट है, उनके पेरेंट्स का सपोर्ट है, तो उनके लिए आसान है जो है। लेकिन उनको कम से कम आज के दौर में कैजुअल नहीं होना चाहिए, उनको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और समय सीमा का ध्यान रखते हुए इन टिप्स पे बहुत गहराई से जाना पड़ेगा, क्योंकि इस रेस में वही बच्चा आके निकल पाएगा जो अनुशासित है, जो संयम रखता है और जो ये चाहता है कि मैं क्यों बनना चाहता हूँ और मैं बन के क्या करूँगा जो है। एक बात ये भी इम्पोर्टेंट होती है कि सिर्फ आप शान शौकत के लिए, वीआईपी कल्चर के लिए, पैसा कमाने के लिए सोच कर आते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है जो है। मैं नए बच्चों के साथ यही कहूँगा, बहुत से बच्चे देख रहे होंगे, अगर आपको लगता है कि मैं पैसे कमाने के लिए सिविल सेवा में आऊँ या मुझे वीआईपी कल्चर में आना है, मुझे शान शौकत पसंद है, तो मुझे लगता है कि ऐसे इससे ज़्यादा बेटर आप समाज सेवा में जाएं, बिज़नेस करें। बिज़नेस में बहुत पैसा है, बहुत ऐसी चीज़ें जहाँ से आप लाखों करोड़ों अरबों कमा सकते हैं। हो सकता है सिविल सेवा की जो सैलरी है उससे कई गुना सैलरी आपको बहुत जगह मिल सकती है जो। तो दोनों में अंतर है जो। लेकिन आप सोचें कि मैं यहाँ आके
और मैं रातों रात में अरबपति करोड़पति बन जाऊंगा, तो इसका मतलब आप सोसाइटी को दूषित करने जाना चाहते हैं। आप अपनी पर्सनालिटी को छुपा के आप करना कुछ और चाहते हैं, आप लिख कुछ और रहे हैं, आप लिखना कुछ और चाहते हैं। आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने कुछ बोलना कुछ और चाहते हैं, आप होना कुछ और चाहते हैं जी। तो ये जो व्यक्तित्व में जो आपके साथ ये दुभाषी चीज़ें हैं, वो आपको तो नुकसान करे या ना करे, लेकिन वो समाज को और देश को जरूर नुकसान पहुंचा देंगे। तो मैं नए बच्चों के साथ यही कहूँगा कि बहुत क्लियर रहिए। अगर आपको पैसा कमाना है तो ये सिविल सेवा में मत आइए, जो है व्यवसाय करिए। जो अब जैसे MBA चाय वाला है, वो MBA चाय वाला वो 1 करोड़ की उसने मर्सिडीज खरीद ली, जो है तो खरीदिए, आप चाय बेचिए आप, और बहुत से बिजनेस करिए। मेरा कहने का चाय का मतलब ये नहीं कि चाय तो एक सिंबॉलिक है, लेकिन वो मन से उसने MBA करने के बाद भी चाय उसने बेचा और अच्छे तरीके से बेचा, तो सफल है। जो है इंजीनियर चाय वाला, तो ऐसा नहीं कि वो आपका काम ही आपका धर्म है, जो है, और आपने काम अपने अच्छे तरीके से कर लिया, वही सब कुछ है। जो है तो ये एक उदाहरण है। जिनको पैसा कमाना है उनको सिविल सेवा में नहीं आना चाहिए। जिनको समाज सेवा करना है उसके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो है तो आप आइए, करिए। लेकिन ये है कि सिविल सेवा में आज बहुत चैलेंजेस हैं। अब पुराने समय की सिविल सेवा रही नहीं, जो है बहुत सी बाधाएं हैं। अच्छा काम करना इतना आसान नहीं है यहाँ पे। मैं नए युवाओं को मैं ये इस बात के लिए भी पर्दे की उस तरफ की बातें भी रखना चाहूँगा, उनको पता होना चाहिए इतना आसान नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये यहाँ पे एक आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। जो बाधाएं हैं तो उसके बाद आपको रास्ते भी मिलते हैं और बहुत से रास्ते खुलते हैं, तो जहाँ से अल्टीमेट आप बहुत लोगों का भला कर सकते हैं। जो तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यूथ को यही कहूँगा कि आप ईमानदारी, लगन, जज्बे के साथ मेहनत करिए, गोल को क्लियर रखिए और अपने माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, आपके गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे, ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे, तो आप निश्चित तौर पे आप आने वाले समय में अपने जो गोल उसको पालेंगे। पंकज सर, एक अंतिम प्रश्न है, क्योंकि जब तैयारी होती है उस समय में एक लंबे टाइम लग जाते हैं। कई बार होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों और युवाओं के सामने, छात्रों के सामने मोटिवेशन की भूमिका काफ़ी अधिक होती है। कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनकी परेशानियां होती हैं, फैमिली सोसाइटल प्रेशर होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो प्रेशर है वो किस तरीके से मतलब उसको आप झेलें, किस तरीके से उसको ओवरकम करें, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताने का प्रयास करें। देखिए, सिविल सेवा में तो आदर्श स्थिति यही होती है कि सबसे पहले आप एक ही चॉइस रखिए कि मुझे सिविल सेवा क्रैक करना है। जो लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि लंबा जो समय लगता है, क्योंकि इतनी संख्या में लोग अप्लाई करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाए। एक लंबा समय लग सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग सकता है। तो इस टाइम को लेके मुझे लगता है कि आपको गैप नहीं होना चाहिए। आप तैयारी करते रहिए। जो लोग अन्य किसी नौकरी में हैं उस नौकरी को भी करते रहें, और उस नौकरी को करते हुए भी कर सकते हैं। जैसा मैंने एक जॉब करते हुए सिविल का तैयारी किया, तो ऐसा नहीं कि उससे नुकसान हुआ, जो लेकिन उससे ये कि आपको समय प्रबंधन बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, गैप नहीं होना चाहिए, आप कुछ ना कुछ करते रहिए। जो समय का प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और बेहतर ये कि आपके पास एक विकल्प होना चाहिए। जो बहुत से लोग कहते हैं कि सिविल सेवा में वही सफल होता है जो जिसका एक ही विकल्प होता है। जो मेरा मानना है कि जिसको सिविल सेवा में एक ही विकल्प दिखता है, तो बिल्कुल सही बात है, उसके बाद उसको विकल्पों की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सिविल सेवा इतना ब्रॉड वो है, आयाम है, कि अगर आपने मन से तैयारी करी तो फाइनली आपका सिलेक्शन सिविल सेवा में नहीं भी होता है, तो आपकी ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो गई। जो है ये संसार डूब नहीं गया। जो है आपके लिए रहने के लिए जगह है ना। और ऐसा नहीं है कि जो सिविल सेवा में सिलेक्ट हो गए हैं वो देवता हो गए हैं या भगवान हो गए। जो है ऐसे बहुत से जॉब हैं जहाँ पे लोगों ने अच्छा किया है। जो है तो पहले इस मिथक को तोड़ना पड़ेगा। सिविल सेवा में अगर आपको किन्हीं, पहले तो आपको होना चाहिए, और किन्हीं कारणों से नहीं भी होता है तो आपके पास इतने विकल्प सिविल सेवा में तैयारी के दौरान, पढ़ाई के दौरान, संघर्ष के दौरान आपको मिल जाते हैं कि आपके पास रास्ते खुद ही खुल जाते हैं। जो लेकिन वो रास्ते तभी खुलते हैं जब आपने वास्तव में सिविल सेवा को जिया है। जो है राइट। तो ये दोनों में अंतर समझना पड़ेगा बच्चों को। जो है और मेरा तो ये मानना है कि आप मन से करेंगे तो आपको कभी हारना नहीं पड़ेगा। जो
जी हाँ दोस्तों, तो पंकज सर ने बताया कि किस तरीके से सिविल सेवा की तैयारी पूरी लगन, ईमानदारी और सच्ची निष्ठा के साथ की जानी चाहिए। तमाम डब्लूज को लेके व्हाई, वेयर, वेट एंड व्हेन को लेके बताया। इन्होंने अपने कई सारे एक्सपीरियंसेस बताएं और जो भ्रांतियां हैं लोगों को, खास के जो गांव में है, छोटे कस्बों में है, शहर में है, उनको ऐसा लगता है कि दिल्ली, इलाहाबाद, पटना जाके ही हम IAS IPS बन सकते हैं। तो आज के इंटरनेट के एरा में भी आप अपने किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे रह के आप तैयारी कर सकते हैं। उनके पास मोटिवेशन किस तरीके से हो, किस तरीके से अपने आप को चार्ज रखें, उन्होंने यह भी बताया कि सबसे पहले आपको जीवन जीना है कि हाँ, सिविल सेवा के अंतर्गत हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है। इन तमाम सवालात को सर ने बखूबी बताया है। सक्सेस टॉक के इस सीरीज़ में मैं पंकज सर को, पंकज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के जो हमारे यूजर्स हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हज़ारों छात्र जुड़े हुए हैं, उनको इनसे फ़ायदा मिलेगा। और आने वाले टाइम में मैं फिर पंकज जी को यही कहूँगा कि सर आप मेरे साथ लगातार बातचीत करते रहें, बच्चों को मोटिवेट करते रहें, ताकि बच्चे अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।